वीर संघवी जो भारत के एक मशहूर लेखक है जिन्हें किसी परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी एक किताब में एक किस्से का जिक्र करते हैं। उस किस्से में बताते हैं कि कांग्रेस की नेता संजय गांधी की दोस्त, आज की नायिका सारा अली खान की नानी और अपने ज़माने की मशहूर अदाकारा अमृता सिंह की माँ रुखसाना सुल्तान का। रुखसाना सुल्तान वीर संघवी को बताती हैं कि उन्हें उस ज़माने में कैमे साबुन इस्तेमाल करने की आदत थी और वो साबुन भारत में तस्करों के पास ही पाया जाता था। तो एक बार वो एक ऐसी मार्केट में जाती हैं जहां पर तस्करी का सामान आसानी से उपलब्ध होता है। वो लगभग हर दुकान पर जाती हैं पर कहीं पर भी कैमे साबुन नहीं मिलता है। जब वो वापस अपनी गाड़ी की ओर आती हैं तो देखते हैं कि गाड़ी को बहुत सारे लोगों ने घेर रखा है। वो थोड़ी और नज़दीक जाती हैं तो देखती हैं कि गाड़ी की पिछली सीट पर साबुनों का अंबार लगा पड़ा है और गाड़ी के बगल में सफ़ेद पोश यानी सफ़ेद कपड़े पहने खड़ा एक आदमी मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा के वो कहता है कि मुझे हाजी मस्तान कहते हैं। मेरा नाम करण परवेज सिंह, आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स और आज हम बात करेंगे भारत या मुंबई के मशहूर डॉन हाजी मस्तान के बारे में। क्या उनकी ज़िंदगी थी, किस प्रकार वो डॉक पर काम करने वाले कुली से मुंबई का एक जाना पहचाना नाम बन गया था जिसके नाम से लोग थर थर कांपते थे। क्या कारण थे कि उनके रुतबे में बदलाव आया, किस प्रकार उनकी मौत हुई और इसके अलावा आने वाले एपिसोड्स में हम बात करेंगे कि किस प्रकार मुंबई माफिया अपने चरम पर पहुंचा और क्या कारण थे कि मुंबई माफिया का लगभग खात्मा हो चुका है। शुरुआत करते हैं हाजी मस्तान के शुरुआती ज़िंदगी से। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और जब वो 8 वर्ष की उम्र के थे तो उनके पिताजी मुंबई आ गए थे और अपने पिता के साथ मुंबई के ही एक इलाके में साइकिल रिपेयर करने की दुकान पे वो काम करने लगे। परंतु जैसे ही वो बालिग अवस्था यानी 18 वर्ष के हुए वो मुंबई के डॉक्स पर काम करने लगे। उसी दौरान शेर खान नाम का एक आदमी मुंबई डॉक्स पर आता था और वहाँ के कुलियों से हफ्ता वसूली करता था और ये बात हाजी मस्तान को गवारा नहीं गुजर रही थी। वो ये सोचते थे कि कैसे कोई बाहर का आदमी आकर अपने दम पर अपने बल के प्रयोग से लोगों से उनकी हार्ड मास की कमाई छीन के जा सकता है। उन्होंने इस बात का बदला लेने की सोची, शेर खान को मज़ा चखाने की सोची। कुछ साथी उनके साथ आए और एक दिन जब शेर खान अपने गुर्गों के साथ वहाँ पे हफ्ता वसूली के लिए आया तो हाजी मस्तान और कुछ लोग कतार में नहीं खड़े थे। जब तक वो समझ पाता तब तक हाजी मस्तान और बाकी लोग रॉड लेकर उन पर टूट पड़े। गुर्गों के पास और शेर खान के पास रामपुरी तक थे, लेकिन इन लोगों के हौसले के आगे वो टिक नहीं पाए और बहुत बुरे तरीके से पिटे और वहाँ से भाग गए। इसके बाद हाजी मस्तान का वर्चस्व कुली बिरादरी के अंदर बहुत पड़ गया। डॉक पे हुई इस मारपीट के सीन को बॉलीवुड ने 1975 में यश चोपड़ा द्वारा दीवार मूवी में अमिताभ बच्चन के ऊपर खूबसूरती से इस रुपहले पर्दे पर उतारा था। वीर संघवी लिखते हैं कि बिल्ला नंबर 786 को छोड़कर जो कुछ भी उस सीन में दिखाया गया है वो सच था और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था कि बॉलीवुड में किसी डॉन से प्रभावित होकर किसी किरदार को गढ़ा गया हो। आने वाले एपिसोड्स में हम बाकी ऐसी चीज़ों की भी बातें करेंगे, परंतु आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हाजी मस्तान के बारे में, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि सफ़ेद पोशाक पहनने का उन्हें बहुत शौक था और उंगलियों में हमेशा 555 की सिगरेट उनके रहती थी। ये भी कहा जाता है कि इतना बड़ा डॉन बनने के बाद भी कभी भी हाजी मस्तान ने पिस्टल नहीं उठाई, अपने हाथों से किसी की जान नहीं ली और वो हमेशा इस प्रकार के संबंध बना के रखते थे कि उन संबंधों का इस्तेमाल अपने मुनाफे के लिए कीजिए। कहाँ से शुरुआत हुई इनके सफ़र की? हुसैन जैदी अपनी किताब में हाजी मस्तान के शुरुआती जीवन का एक और वाक़या लिखते हैं और कहते हैं कि इस वाक़ये ने उनका जीवन बदल दिया था। दरअसल हाजी मस्तान की मुलाकात एक अरब शेख मोहम्मद अल गालिब से हुई। गालिब जो था वो सोने और चांदी की तस्करी किया करता और हाजी मस्तान से उसने कहा कि अगर वो कस्टम की नज़रों से बचाकर इस सामान को बाहर ले जाए तो उसके बदले में उसे इनाम दिया जाएगा। हाजी मस्तान ये काम करने लगे और धीरे धीरे इसमें और लिप्त होते गए। एक बार की बात है कि एक सोने के बिस्कुटों से भरा बक्सा हाजी मस्तान
डॉक से बाहर ले आए कस्टम की नज़रों से बचाकर, परंतु किसी एक केस में गालिब को गिरफ्तार कर लिया गया और गालिब को जेल हुई 3 साल की। 3 साल बाद जब गालिब बाहर आया तो उसकी सारी सेविंग्स ख़त्म हो चुकी थी, ऑलमोस्ट सड़क पर वो आ चुका था। गालिब सीधा हाजी मस्तान के पास जाता है और उस बक्से के बारे में पूछताछ करता है। हाजी मस्तान चुपचाप गालिब को अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं और वहीं पर संजो कर रखा गया वो बक्सा दिखाते हैं जो ज्यों का त्यों था। ये देखते ही गालिब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि इस बक्से को अब मैं तब लूँगा जब तुम इस बक्से के सामान को बेच दोगे और उसका आधा हिस्सा तुम खुद रखोगे। और इसी के साथ वो हाजी मस्तान को पार्टनरशिप भी ऑफर करते हैं और दोनों हाथों से आगे बढ़कर हाजी मस्तान उस पार्टनरशिप को अपना लेते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है हाजी मस्तान की तस्करी की दुनिया में। सोने की तस्करी हो या अन्य किसी पदार्थ की तस्करी, क्योंकि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल पर चलती थी। क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, क्या आयात किया जाएगा, क्या निर्यात किया जाएगा, ये अक्सर सरकार डिसाइड करती थी। और ऐसी आइटम्स, ऐसी चीज़ें या सोना या चांदी जिनकी भारत की मार्केट में, बाज़ार में काफ़ी डिमांड थी, वो अक्सर तस्करी के ज़रिए ही भारत में आता था। और यही वो समय था जब बाकी के अंडरवर्ल्ड डॉन्स भी अपना भविष्य आजमा रहे थे तस्करी की दुनिया में। मुंबई में अपना वर्चस्व बनाने के लिए हाजी मस्तान एक बात जानते थे और वो ये थी कि उन्हें अपने संबंध बेहतर लोगों से बनाने होंगे और दुश्मनी कम रखनी होगी। इसलिए उस समय के 2 मशहूर डॉन करीम लाला और वरदराजन मुदालियार से उन्होंने अपने संबंध बनाए। हुसैन जैदी अपनी किताब में लिखते हैं कि वरदराजन से उनकी मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प थी। वर्दा उस समय पर मुंबई के काफ़ी इलाकों में पैठ रखता था और जो वहाँ की लोकल तमिल पॉपुलेशन थी उसमें उसकी बहुत पहुँच थी। लोग उसे अंध भक्तों की तरह फॉलो किया करते थे। अपनी किताब में एक किस्से का जिक्र करते हुए हुसैन जैदी लिखते हैं कि एक बार वर्दा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया डॉक पर से एंटीने के चोरी के आरोप में और उससे कहा कि तुम बाकी के चोरी के सामान की इत्तला अगर हमें कर देते हो या ठिकाना बता देते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना तसल्ली से तुम्हारी थाने में मरम्मत की जाएगी। वर्दा जब जेल में थे तभी एक शख्स बाल पीछे की तरफ कंघी किए हुए, सफ़ेद कपड़े पहने, हाथ में 555 सिगरेट जलाते हुए उसकी तरफ आता है। वर्दा देखता है कि पुलिस वाले उसे रोकते तक नहीं हैं। शख्स उसके नज़दीक आता है और कहता है, वणक्कम थलाईवार। ये सुनते ही वर्दा भौचक्का हो जाता है, क्योंकि इस शब्द का मतलब होता है सलाम मेरे मालिक। अपनी ही मातृभाषा में अपना संबोधन सुन के वर्दा जब देखता है कि एक सेठ जैसा दिखने वाला इंसान मुझे इतनी इज्जत से कैसे पुकार रहा है। हाजी मस्तान नज़दीक जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम चोरी का माल पकड़वा दो तो मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा दूंगा और उसके बाद पैसा कमाने की तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। वर्दा हाथ मिलाते हैं हाजी मस्तान से और यहाँ से शुरुआत होती है एक ऐसे एम्पायर की जिसने एक छत्र राज किया लगभग 80 के दशक तक। वरदराजन के बारे में हम दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। अगर आपने दयावान मूवी देखी हो जिसमें विनोद खन्ना और फिरोज़ खान ने अभिनय किया था तो वो वरदराजन के जीवन पर ही आधारित मूवी थी। बॉलीवुड के लिए माफिया जो है वो हमेशा से ही प्रेरणा का स्रोत रहा है। इन तीनों की तिगड़ी ने इतना तगड़ा काम किया कि तस्करी की दुनिया में इन तीनों की तूती बोलने लगी। हाजी मस्तान अपने आप को कभी भी डायरेक्ट किसी भी प्रकार की हिंसा में इन्वॉल्व नहीं करते थे। अपने सारे आड़े टेढ़े काम वो अपने कनेक्शंस या संबंधों के द्वारा ही किया करते। हाजी मस्तान को महंगी गाड़ियों का शौक था और धीरे धीरे वो सिने जगत के भी नज़दीक आते जा रहे थे। पहली बीवी सोना से 3 पुत्रियां उन्हें हुई थी, वहीं पर उनका एक दत्तक पुत्र भी है। उसे गोद लिया गया, शेखर उनका नाम है। और पिछले दिनों कुछ साल पहले वो खबरों में भी थे जब उन्होंने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को धमकी दी थी कि अगर वो उनके पिता के जीवन पर जीवनी या मूवी बनाने जा रहे हैं और अगर उन्होंने हाजी मस्तान को एक माफिया डॉन की तरह दिखाया तो उसके परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। खैर, हमारा जो चर्चा का विषय है वो उनके पुत्र नहीं अपितु
हाजी मस्तान है। 80 के दशक तक आते आते हाजी मस्तान का वर्चस्व थोड़ा कम होने लगा था और उसका कारण ये था कि बदलाव बहुत आ रहे थे भारत में। जहाँ पहले शराब, सोने और ऐसे आइटम्स की तस्करी करके लोग अमीर बनते थे या डॉन जो हैं वो अपना वर्चस्व कायम कर पाते थे, वहीं पर भारत की अर्थव्यवस्था के बदलाव भी मुंबई के माफिया के पतन का कारण बने। उसके अलावा नए गैंग बनने लगे थे। हर कोई जानता है अबू सलेम के बारे में, हर कोई जानता है डी कंपनी के बारे में। इस बात का एहसास हाजी मस्तान को हो गया था क्योंकि पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम के बीच में इन्होंने एक बार सुलह कराई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि ये दोनों गैंग वॉर खत्म कर देंगे, लेकिन सुलह के कुछ समय बाद ही सड़कों पर कत्ले आम हुआ था दोनों दलों के गुर्गों के बीच में। जैसे ही ये हुआ तो इस बात को हाजी मस्तान समझ गए थे कि शायद अब उनका वर्चस्व कम हो रहा है, और जब भारत में इमरजेंसी की स्थिति आई थी तो हाजी मस्तान उस दौरान अरेस्ट किए गए थे। जब वो जेल से निकले तो हर कोई चाहता है कि वो एक सफ़ेद पोश जीवन जिए। जेल से निकलने के बाद उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया और इस पार्टी को वो शिवसेना की रिप्लेसमेंट बनाना चाहते थे, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। 68 साल की उम्र में साल 1994 में हृदय गति की वजह से वो पूरे हो गए और इस संसार को अलविदा कह गए। उनके दत्तक पुत्र बताते हैं कि फिल्मों में अगर हम फिल्म जगत की बात करें तो दिलीप कुमार, संजीव कुमार जैसे बड़े कलाकारों से हाजी मस्तान के बहुत बेहतर रिश्ते थे, परंतु जब ये इंसान गया तो शोक व्यतीत करने के लिए फिल्म जगत से कोई भी बड़ा नाम नहीं आया था। विडंबना है ये शायद जीवन की। चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है और डूबते सूरज को कुछ लोग ही होते हैं जो आते हैं और अपना संबंध उससे जाहिर करते हैं। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? आने वाले वीडियोस में हम ये भी बात करेंगे कि किस प्रकार दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन या वो फेमस नाम जिन्हें आज तक आप पिक्चरों में देखते आए हैं, उनकी असल जीवन की कहानी क्या थी। किस प्रकार मुंबई माफिया का पहला डॉन करीम लाला एक पूजे जाने वाला डॉन बना था। बहुत सारे 60-70 के दशक के जो डॉन थे उनकी अक्सर छवि जो बनी थी वो रॉबिन हुड छवि बनी थी, परंतु 1992 के इकोनॉमिक चेंजेस या जो हमने पॉलिसी में सरकार ने बदलाव लाए थे उसके बाद माफिया का तस्करी और अन्य ऐसे कामों के ज़रिए अपनी रोजी रोटी जुटा पाना मुश्किल हो गया था। किस प्रकार उनके जीवन में बदलाव आए और क्या बड़े कारण थे कि मुंबई पुलिस आसानी से मुंबई माफिया का खात्मा कर सकी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस कड़ी में लगभग 8 ऐसे वीडियोस हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिसमें हम थोड़ी डिटेल में बातें करेंगे कि क्या था मुंबई का माफिया और आज की डेट में वो सिमट कर क्यों रह गया है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।